तो आज जो है फिर से मैं आपके सामने, मैं अभी तक बहुत सारी चीजें आपके सामने लेके आ चुका हूं और नीट के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी हमने लाइव क्लासेस भी चलाई हैं और उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं तो वो भी मैं आपको लेके आ चुका हूँ आपके सामने। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज बता दूं, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वांटम नंबर है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। यहाँ से दो क्वेश्चन पक्का आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, तो आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। जैसे मान लीजिए आपके पास पी सबशेल है, पी सबशेल, तो भाई आपको पता है पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? 2 × 12 + 1। एल की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है? 1 होता है, तो 1 रखेंगे 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जो है हम लोग ये बता सकते हैं किसी भी सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं 4l + 2, तो आंसर चले जाएगा हमारा सेकंड। दिक्कत? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो 2 × 12 + 1 बोल दो, या आप बोल दीजिए 4l + 2 से हम अपने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड, which of the following is not a permissible set of quantum number? आपको पता है n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, n जो है वो एंगुलर क्वांटम नंबर है, m यहाँ पर मैग्नेटिक है, s यहाँ पर स्पिन। आपको पता है l की वैल्यू n से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही n के बराबर होना चाहिए, n से 1 कम होना चाहिए। और m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो डिपेंड किस पे करता है? l पे डिपेंड करता है। वैल्यू कहां से होगी? -l से +l तक। और स्पिन क्वांटम नंबर या तो +-½ या -+½ अब आप देखो ऑप्शन नंबर तीसरे में देखिए, n की वैल्यू 3 है, ओके, n की वैल्यू 2 है, पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू -3 दे रखी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू l पर डिपेंड करती है, l की मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है, n की वैल्यू या तो -2 या तो -1, 0 +1 और +2 हो सकता है, इतना याद करना है। इसलिए ये सेट क्वांटम नंबर का जो है गलत हो गया, इस बात को भी आपको देखना है, दिमाग लगाइए, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन सारे नीट एग्जाम में आए, ठीक है, 2009 से लेके 2018-19 तक मैं यहाँ पर सेट लेके आया हूँ, तो आपको उसको देखना है। अगला क्वेश्चन बात करें, एक बॉल है जिसका मास 0.66 kg है, तो m की वैल्यू रखी है 0.66 kg, स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है, तो आपको पूछ रहा है लैम्डा कितना होगा। आपको पता है लैम्डा m और v का रिलेशन, लैम्डा इक्वल होता है h/m, कितना होता है? लैम्डा इक्वल टू h/m होगा। h की वैल्यू कितनी है? 6.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास दे रखा है 0.66 इनटू वेलोसिटी दे रखा है 100। बात खत्म। ये काट दे इसको कितनी बार? 0.10 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। दिक्कत है भाई? 10 बार गया इनटू 10⁻³ इनटू 10 कितना हो गया? -2 हो गया। तो भाई कितना आएगा? 10 × 10⁻⁻36 हो गया, तो 10⁻⁻35 बोल देंगे मीटर में। तो इतने आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 2 लाइन के आंसर सब लोग, तो कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻35 जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लेसन याद रखना है बच्चों, यहाँ पे ना लैम्डा बराबर h/m होता है, जिस बात का आपको ध्यान रखना है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, h की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी दी है तो लैम्डा बराबर h/m से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ जो है क्या होगा, इस बॉल का वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल। अरे n की वैल्यू 4 है, उसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? अच्छा मैं बताऊं तुम्हें, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4s भी पॉसिबल है सर, 4p भी पॉसिबल है, 4d भी पॉसिबल है और 4f भी पॉसिबल है। अब 4g पॉसिबल नहीं है, वहां पर n और l की वैल्यू तो बराबर हो जाएगी। यहाँ पर l की वैल्यू जो है वो 0 है, पॉसिबल है, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो l की वैल्यू 1 कम चलेगा। और s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होंगे। और यहाँ p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। और d में कितने होंगे? टोटल 5 होंगे। और f में कितने होंगे? टोटल 7 होंगे। तो गिन लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 12 13 15 16 कितने ऑर्बिटल होंगे? टोटल 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यानी n की वैल्यू देखिए आपको फोर्थ एनर्जी से, फोर्थ एनर्जी मतलब 4s भी पॉसिबल है वहां पे, तो 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ऑर्बिटल हो गए और इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पूछता टोटल ऑर्बिटल में तो 32 आ जाते, लेकिन मैं ऑर्बिटल पूछ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल होंगे? 60। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो कमेंट करो। आगे बात करें, एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर, दो रेडिएशन है जिसकी एनर्जी दे रखी है, E1 की वैल्यू है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड एनर्जी दे रखी है मुझे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई? फिर बोल रहे हैं रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ λ1 एंड λ2। अच्छा वेवलेंथ का रिलेशन पूछ रहा है, क्या दिक्कत है बताओ? आपके पास फार्मूला है, λ बराबर होता है, सॉरी E बराबर होता है hc/λ। कितना होता है? E इक्वल टू होता है hc/λ। तो h और c तो कांस्टेंट है, तो यहां से फार्मूला क्या बन गया? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बोल दो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E1/E2 इक्वल टू हो जाएगा λ2/λ1। सर E1 की वैल्यू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 की वैल्यू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, ठीक है। बस तो ये आ गया λ2 इक्वल टू λ1, ये कट गया 2 टाइम, तो λ1 इक्वल टू कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ λ2। कितना आ गया? λ1 इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ λ2। आंसर कौन से चलेगा मेरा? सेकंड ऑप्शन चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, नीट एग्जाम में जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत आसान आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेंटल स्टेटस इतना खतरनाक नहीं रखना है कि हम नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरी चैप्टर इज वेरी इजी। और अब तो सिलेबस कम हो चुका है, तो इसका मतलब है चैप्टर का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। हो सकता है इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए और आपको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे एनर्जी का रिलेशन दे रखा है और लैम्डा मुझे पता है, तो डायरेक्ट याद कर लो E एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन जो है इनवर्सली होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E1/E2 इक्वल्स टू λ2/λ1। इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखो n की वैल्यू 6 दे रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज बता दो, n की वैल्यू 6 है, 4 सेल में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे, फिर किसमें जाएंगे? n-2 f में जाएंगे, फिर कहां जाएंगे? n-1 d में जाएंगे, फिर n p में जाएंगे। जैसे मतलब 6s हो गया, फिर जाएंगे 4f में जाएंगे, फिर 5d में जाएंगे, फिर 4p में जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। तो s में जाएंगे सबसे पहले, फिर f में जाएंगे, फिर d में जाएंगे, फिर p में जाएंगे। 6 सेल के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर कौन सा बन गया? ns, फिर n-2f। देखो n की वैल्यू यहां पर n-2 गया ना, ये n की वैल्यू ये है, तो n-2, फिर n-1 मतलब 5 और ये n p हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जाएगा, इस बात को आपको याद करना है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव लीस्ट एनर्जी फोटॉन्स। जब भी लीस्ट एनर्जी की बात आएगी वहां पर n की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। डिफरेंस कम हो चलेगा, लेकिन n की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, तो लीस्ट एनर्जी फोटॉन्स वहां पे क्या होंगे? निकलेंगे। दिक्कत है, इस बात को आपको याद करना है। जब भी लीस्ट एनर्जी की बात आएगी तो n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। इन अब एक सबशेल की बात कर रहा है, किसके लिए? जब n की वैल्यू 4 है, l
अच्छा 4l के लिए 3 का मतलब कौन सा सबशेल हो गया? 4f का सबशेल है, तो 4l में कितने सबशेल ऑर्बिटल होंगे? 4f सबशेल में 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4f सबशेल के? 14 होंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद करना है, कोई रफ एंड टफ वाली बात नहीं नीट का एग्जाम है, नहीं, इट इज वेरी इजी। आप उसको आसानी से हैंडल कीजिए, यू विल गेट सिलेक्ट इन द एग्जाम। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ रुबिडियम। अच्छा, रुबिडियम की बात कर रहे हैं, याद हो रुबिडियम जो होता है 5s1, 5s1 रुबिडियम 37 लिख सकते हो आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 गिन लो, 10 2 12 18 19 20 30 36 और 1 37। तो लास्ट टाइम किसमें जा रहा है? 5s सबसेल में जा रहा है, 5s सबसेल। तो कैसे पता चलेगा? और s में एक इलेक्ट्रॉन है भाई, देखो तो यहां बताओ, ये n की वैल्यू है 5, n की वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया, और l की वैल्यू कितना है? 0 है, तो s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 हो गया, और n की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, ये डिपेंड किस पर करता है? l पर करता है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? या तो प्लस हाफ लिख दो या तो प्लस माइनस हाफ लिख दो, आंसर कौन सा चले जाएगा? 1 चले जाएगा, है नहीं? तो इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो s में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका आपको लिखना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले सारे भरे हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद करना है। तो n की वैल्यू 5 हो गया, s के लिए l की वैल्यू 0, और m l पर डिपेंड करता है, तो l 0 तो m भी 0। The orbital angular momentum of a p orbital is given by। अच्छा, जब भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बारी आएगी तो √l + 1 h/2π हम फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आपको पता है भाई। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो गया सर? 1 × 1 + 1 × h/2π, तो भाई ये हो जाएगा √2h/2π। ऐसा फॉर्मूला मैं कहीं पे रखा है, तो रेशनलाइज कर दीजिए इसको, तो ये कितना लिख गया? h/√2π, h/√2π। आंसर कौन सा चल जाएगा? तीसरा। आसान है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन इज वेरी इजी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ये फॉर्मूला लगाना है। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो कैसे होगा बताओ मेरे बच्चों? अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कैसे होगा? काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल जो बड़ा आसान आता है, पहले बताओ है नहीं? ये दुनिया वाले फोबिया बहुत बड़ा, मतलब क्या क्या कर रखा है, क्या बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है। हम आसान तरीके से बताएंगे, पेपर आसान है नीट का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इतना आपको ध्यान रखना है नहीं? दुनिया से बोलना चाहता हूँ तो बवाल मत करना भाई, है नहीं? पेपर का लेवल आसान है, आसान तरीके से क्वेश्चन बताओ और आसान क्वेश्चन कराओ, वही पेपर में आते हैं भाई। नीट का एग्जाम गवाह है उसका, है नहीं? ये बवाल मचाने के लिए खतरनाक क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। और आपको भी खतरनाक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन मत लगाओ भाई, पहले बेसिक तो सीख लो, वो आपको सिलेक्शन दिला देगा। एक सीट चाहिए ना बेसिक, बस उसको करो, वहां धमाल मचाओ। इस बात को याद रखिए सभी लोग, ठीक है? तो आपको बेसिक चीजें करनी है, फॉर्मूले याद होने हैं। इस स्ट्रक्चर और आइटम से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, ध्यान सुनिए। आज तक 2 आए हैं, तो इस बार 3 आने वाले हैं। ये बहुत सारे टॉपिक हट गए हैं, तो चैप्टर का वेटेज बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज दिस। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, स्पीड दे रखा है, b की वैल्यू 3 × 10⁻17, वेवलेंथ निकालना है भाई, ठीक है? वेवलेंथ निकालना है नैनोमीटर में, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 × 10⁻15। भाई फॉर्मूला क्या लगेगा? न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। अपने यहां से निकाल दो भाई, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? c/ν हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा = c/ν। आपको पता है c की वैल्यू होती है 3 × 10⁻17 दे रखा है आपको। स्पीड ऑफ लाइट अगर दिया है 3 × 10⁸ नहीं रखना है आपको, 3 × 10⁻17 दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6 × 10⁻15। भाई अब आप देखो, लैम्डा ये मीटर में आएगा, कितना आ गया? तो ये हो गया 0.5 × 10⁻17 × 10⁻15, ठीक है भाई? और ये कितना हो गया? 0.5 × 10⁻2, तो यहां से कितना आ गया? 50। कितना आ गया भाई? 50। क्या आ गया? 50 आ गया आंसर, 50।
वेरी सिंपल। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है भाई। फिर बता रहा हूं क्वेश्चन का लेवल जो है आसान होता है। अगला बेस्ड ऑन इक्वेशन, ये वाले जो लिखे आपको, देखो एनर्जी डिफरेंस का क्वेश्चन है। एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z²/l²। कौन सा सही नहीं है बोल रहा है इसमें से, है नहीं, नॉट डायरेक्ट विच इज नॉट करेक्ट बोल रहा है। पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछ रहा है, लाइन अंडरलाइन कर दीजिए उसको। देखो 4 ऑप्शन चेक कीजिए, चौथा देखो, इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। अब आप मुझे बताओ, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से हम चेंज कैसे निकालते हैं? अरे सर, मैं एक ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बता सकता हूँ, फिर वो कहां गया, फिर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकता हूँ। जब मैं दोनों को माइनस करूंगा, अरे तभी तो चेंज निकलेगा ना। तो ये चेंज निकालने वाला फॉर्मूला थोड़ी है, तो ये तो किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, चेंज निकालने का फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये कुछ ऑप्शन जो है गलत है। बाकी 3 ऑप्शन आपकी जिम्मेदारी है, चेक करना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अच्छा देखो मेरे बच्चों, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू -1 है। अब आप देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर l की वैल्यू 1 है तो p सबसे होगा, तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बच्चे 6 आंसर करके आते हैं, जो कि गलत है। अब देखो, अरे आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है जिसकी वैल्यू -1 है। यहां देखो -1 का मतलब, अरे सर ये -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो यही तो बात कर रहा है नहीं है? तो जो गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर है उसमें एक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू डिफाइन है, m की वैल्यू -1 दे रहा है, तो मतलब इस वाले ऑर्बिटल की बात कर रहा है, बस बात खत्म। अगर m की वैल्यू नहीं देता तो 6 हो जाता आंसर। कितना हो जाता है? 6 हो जाता। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ दे रखा है 45 इंटू 9 मीटर, तो -9 मीटर कर दो, और आपको दे रखा है स्पीड c दे रखा है 3 इंटू 10⁸। भाई क्या निकालना है मुझे? एनर्जी। तो E बराबर क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा होता है भाई। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 होगा, इंटू 3 इंटू 10⁸ होगा, अपॉन लैम्डा की वैल्यू 45 इंटू 10⁻⁹ होगा। ठीक है, इसको काट दो भाई, ये 15 बार कट रहा है, तो 6.6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+17, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो भाई 6.6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻17 हो गया। हो गया? तो भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 66 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻18 होगा, है नहीं? बस कितने बार कट रहा है? तो 4.42 इंटू 10⁻⁻18 हो गया, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जो है बहुत आसान होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो है आसान होते हैं, हम लोग उसको टफ बनाते हैं। तैयार रखिए, एक ही तो फॉर्मूला याद करना है भाई, E बराबर hc अपॉन लैम्डा। फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में काम आना है, तो आसानी से इनको क्वेश्चन को आपको करना है। देखो पहले बता रहा हूँ, नीट एग्जाम है, सिलेबस का प्रेशर है, लेकिन आसान क्वेश्चन आता है। फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल जो बहुत आसान आता है। आपने देखो यार, मतलब बवाल काटा हुआ है कि यार क्वेश्चन ऐसा आएगा, सारे बच्चे टेंशन में चलते हैं। आसान आता है भाई, आपको बेसिक चीजें करनी है। आपको मैदान में जाकर छक्का नहीं मारना है, स्ट्रोक खेलना, डिफेंस करना है, लीव करना है, जो टप आएगा उसको लीव कर दो, लीव का मतलब छोड़ दो उसको, ठीक है? जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा, छक्के में मारिएगा, है नहीं? तो बेसिक से चलो, बेसिक ध्यान में रखो। छक्का भी मार लेता है बंदा, वो चौके भी मार लेता है, वो डिफेंस भी कर लेता है, वो लीव भी कर लेगा, योर कराएगा उसको टैकल भी कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। इस बात को तुमने याद रखना, जिस इस तरीके से प्रिपरेशन करो भाई नीट वालों, है नहीं? दुनिया में जितने भोपाल काटा है कौन काटने दो, भाई साहब इतने खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आसान से क्वेश्चन आएंगे। इस बात को तुमको ध्यान रखना।
अगला है, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट इतना दे रखा है, सुनो जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट देगा 2.83, बोल रहा है इनमें से किस का मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 होगा। एक चीज बता दो भाई, पॉइंट से पहले जो आपको डिजिट दिख रही है ना, पॉइंट से पहले बस ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो या आप इसको अच्छी भाषा में बोल दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें है भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इनमें से दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे ये उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। अगर 3 पॉइंट समथिंग होता तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 पॉइंट समथिंग होता तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देंगे, 5 पॉइंट समथिंग होता तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 पॉइंट समथिंग होता तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से एक ऑप्शन है Ni2+, जिसका आप चेक करेंगे ना, Ni2+, निकल का नंबर 28 होता है, निकल ये हो जाएगा 4s2 3d8, 4s2 3d8 प्लस 2 भी है ना, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना वो कितना होगा? 2.83। कैसे होगा? फॉर्मूला होता है ना सर, n × n+2, n यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रख लो अपना फॉर्मूला, 2.83 सॉल्यूशन करके आएगा। इस बात को आपको याद रखना है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पहले बता ना आपको इसको ऐसे करके सॉल्यूशन करना है। जब भी ऐसा आएगा तो देख लो पॉइंट से पहले का डिजिट जो भी हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी, चेक करना किस में आएगा। एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखना आता है ना। अगला क्वेश्चन है, which of the following pair ions are isoelectronic and isostructural? isoelectronic आपको पता है, और isostructural का मतलब हाइब्रिडेशन देख लो और स्ट्रक्चर बना लो उसके। और देखो आइसोइलेक्ट्रॉन का मतलब सेम नंबर इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बताता हूं ऑप्शन नंबर 3 में जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सल्फर में कितने हो गए? 16 प्लस एक ऑप्शन में 16 सॉरी 8, तो ये होगा 24 प्लस 2 कितना आ गया भाई? 42। ऐसे CnO3 में एक क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑप्शन में 8, तो ये 24 और एक माइनस भी प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 42। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं। ये बोल रहा है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होने चाहिए और आइसोस्ट्रक्चरल भी है। तो आप पहले दूसरे और चौथे में चेक कर लो, वो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, आइसोस्ट्रक्चरल की तो दूर की बात। एक ही ऑप्शन बैठता है। तीसरा चेक करने का तरीका है, क्वेश्चन करना सीखो। अगला, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ is not equal to the number of electrons in which of the following? अच्छा Fe+2 है मेरे बच्चों, मतलब 4s2 3d6, भाई d से इलेक्ट्रॉन और सॉरी s से इलेक्ट्रॉन उड़ा दो क्योंकि Fe+2 बोल रहा है, s से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दो, तो d में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अब आप देखो, पहले देखो p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आप मुझे बताओ यह d में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, अरे p में 6 इधर है 5 इधर है, क्या 6 है? ये तो 11 हो गए, पहला ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू बोल रहा है। अगर देखो d इलेक्ट्रॉन इन Fe, अरे सर 4s2 3d6 होता है, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बराबर है। अच्छा p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, अच्छा देखो नियॉन का नंबर होता है 10, तो बताओ 1s2 2s2 2p6, देखो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी d में 6 है, ये भी सही है। s इलेक्ट्रॉन इन Mg, अरे सर Mg होता है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब टोटल s इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा? गलत जाएगा। इस बात को आपको इस तरीके से क्वेश्चन में करना है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा फिर से आ गया 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने देखने हैं आपको? दो बार क्वेश्चन आया नीट एग्जाम में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 किसका होगा? अभी भी करा है, निकल का होने वाला है, आपको पता है 4s2 3d8 होता है, s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d8, तो पहले वाले 3 में पेयरिंग होगी, बाकी 2 में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसको आपको देखना है, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? √L × L + 1
h/2 बोल दो या हैश बोल दो। h/2 को मैं h डैश दे सकता हूं, तो इसकी वैल्यू जो है वो h/2 होती है, क्योंकि मुझे हैश के टर्म में दिया है। l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है भाई? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 × 2 + 1 हैश लगा दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा √6 हैश हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? छठा। देखो इतने सारे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ रहे हैं, तुम लोग डरते हो यार। मुझे ये बताओ, कोई टफ क्वेश्चन दिखाना मुझे स्ट्रक्चर पैटर्न से। लाइव क्लास में पूरा कराया है नहीं? नवंबर तक जो है हमारा 11th और 12th क्लास 11th का कोर्स जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म हो जा रहा है पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ भाई, हम लोग टारगेट निशाने पर किसी को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जो है आपके सिलेक्शन से मतलब है। और ऐसा टफ टू एग्जाम में कुछ नहीं आते आगे के लिए। मतलब लोगों ने डरा रखा है भाई, क्यों डरा रहे हो यार? क्वेश्चन पेपर आसान आते हैं, फॉर्मूला तो लगाना है, 2-3 बार 5-6 बार रिवीजन करो, काम चल जाएगा भाई। हाँ, अच्छी रेंज चाहिए तो बार-बार रिवीजन करो, इतना मत पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पेपर में आएगा गारंटी। अगला, which is the correct order of increasing energy of the listed below? टाइपिकल का पूछ रहा है, बता दे दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ये आएगा भाई। बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं? 3s में, फिर किसमें आ रहे हैं? 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में। ऑप्शन क्या बन गया? सेकंड। इतने आसान सवाल है, बताओ तुम लोग डरते हो यार। सेकंड ऑप्शन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। सबसे पहले सबसे कम वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कम एनर्जी वाले एनर्जी शेल में, फिर उसके बाद हाई वाले भरते जाते हैं। क्वेश्चन आर वेरी इजी, आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। अब बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ। अरे सर इन दोनों का प्रिंसिपल पॉइंट नंबर तो सेम होगा, ये नहीं हो सकता। इन दोनों का मैग्नेटिक पॉइंट नंबर सेम होगा, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों का एलटी वैल्यू सेम हो सकती है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन स्पिन पॉइंट नंबर से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरना है तो प्लस माइनस हाफ कर दो, और एंटी क्लॉकवाइज भरना है तो माइनस प्लस हाफ कर दो। तो स्पिन पॉइंट नंबर से हम लोग किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस बात को आपको याद करना है। अगला है which of the following pair of d orbital will have electron density along the axis? एक चीज बता दो, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये x है, ये y एक्सिस है, तो ये हो गया dxy। क्या हो गया? dxy। मतलब ये along the axis दिख रहा है? नहीं, in between the axis। अरे x और y है, इसके अलावा थोड़ी है, इनके बीच में है। अगला yz है, yz, ये लो yz, तो ये dyz हो गया। अच्छा dxz ले लो, ये लो dxz, ये हो गया x, ये z, तो ये dxz हो गया। अच्छा अब आप देखो, ये x है, ये y है, ये देखो इसको बोलते हैं dx² y²। क्या हो गया? dx² y²। देखो along the axis है, ऑर्बिटल्स आर along the axis, और एक क्या हो गया? dz² हो गया, तो dz² तो ये हो गया dz²। अब आप बताओ, एक तो dz² और एक कौन सा? dx² y²। क्या बच गया आंसर? पहला आंसर बच गया। along the line बोला ना, तो dxy तो भी हो सकता है, ये कहां से पकड़ के सब ठीक। तो इनका इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको इनके स्ट्रक्चर को समझना चाहिए कि ऑर्बिटल कहां लाई करता है। तो along the axis x और y के एक्सिस के या z एक्सिस कौन लाई करता है? एक तो dz² हो गया, एक dx² y² हो गया। आसान सा। अगला, how many electron can be filled in the orbital n = 3 n = 1? अब आप मुझे बताओ, n = 3 n = 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? सर अरे सर 3p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 3 ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। ये थोड़ी बोल रहा है, इसमें एक ऑर्बिटल थोड़ी बोल रहा है, ऑर्बिटल बोल रहा है, एक ऑर्बिटल थोड़ी बोल रहा है। अगर इनके एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 3p में कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। ठीक। अगला, which of the following series of transition in the spectrum hydrogen atom falls in visible region? आपको पता है लाइनम जो है वो अल्ट्रावायलेट लाई करता है। बाल्मर सीरीज जो है, बाल्मर सीरीज की जो लाइंस है वो कहां लाई करती है? विजिबल रीजन पे। फिर ब्रैकेट के इंफ्रारेड, पार्शियल के इंफ्रारेड,
फंड की इंफ्रारेड, हेम्फ्रे की फार इंफ्रारेड। इस बात को आपको याद करना है, तो बाल्मर सीरीज का आंसर चल जाएगा। तो